नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी पे, जहाँ पे मिलते हैं आपको एनजीओज और बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एनजीओ में भी, आप वो क्वेश्चंस को लेकर के उन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे। तो आज हमने जो है टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और एक Q&A सेक्शन रखा हुआ है हमारे प्रखर सर के साथ में, जिनमें वो आप कि इन क्वेश्चंस का जो है आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आईएसओ से रिलेटेड है। तो आईएसओ एनजीओज के लिए क्यों ज़रूरी होता है, या फिर किसी भी बिजनेस के लिए आईएसओ ज़रूरी है या नहीं। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमें तो कोई मतलब कोई भी कंपनी है जो आईएसओ 500 रुपये और 2000 रुपये में प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं कहीं चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से प्लीज़ हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करें। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को क्लियर ये करना ज़रूरी है कि आईएसओ का आखिर महत्व क्या है। हम लोग पहले आईएसओ को समझना ज़रूर होता है। आज के टाइम में लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपनी ब्रांडिंग के बारे में, चाहे वो एक बिजनेस हो, चाहे एक कंपनी हो, चाहे वो एनजीओ। हर चीज़ मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम समाज सेवा करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक एनजीओ है, ठीक है, आपने कोरोना में खाने का मतलब कह सकते हैं आपने खाना बांटा, फ्री में लोगों को खाना दिया, तो आईएसओ एक मानक प्रोवाइड करता है कि जो आपने खाना प्रोवाइड किया वो अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है, आपने वहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, ठीक है, जिसको QMS के नाम से हम लोग जानते हैं ना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसी के लिए 9001/2015 का आईएसओ जो एनजीओज हैं उनके लिए रिकमेंडेड होता है हमारी तरफ से। जैसे हमारी कंपनी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हम ही लोग जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो 2 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ का होता है। जैसे एक हमारा हो जाता है दुबई बॉडी का, एक हो जाता है इजिप्ट बॉडी का। अब लोग कहते हैं हो सकता है जैसे आपने कहा कि 500 रुपये 1000 रुपये, में प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो इस पे भी जैसे दुबई हो गया और इजिप्टियन बॉडी हो गया, तो लोग इसमें भी कहते हैं कि मतलब दोनों में क्या डिफरेंस क्या है और दोनों लेने में क्या बेनिफिट है। हाँ, तो देखिए बेनिफिट एक्चुअली एग्जांपल में हम लोग ले लें तो दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। आईएसओ का जो मतलब है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ये कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है जो आपको गवर्नमेंट का एक तरीके से लोगो या सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्राइवेट ही बॉडी है, लेकिन ये आईएएफ सर्टिफाइड होती है। आईएएफ क्या होता है? इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। तो वो क्या करता है, एक फॉर एग्जांपल आप हैं, आपको अगर आपसे कोई कहे, अगर आप मुझे आकर के बोलें कि मैं एक बहुत अच्छा मैंने बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है, या ऐसा अगर आप मुझसे बोलते मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो हो सकता है एक बार को मैं आपकी बात ना मानूं। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आकर के बोलता है कि ये खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, कंप्यूटर बहुत अच्छे से चला लेते हैं, तो हाँ, एक बार को मैं इस चीज़ को कंसीडर कर सकता हूँ। तो आईएसओ एक थर्ड पार्टी बॉडी की तरह काम करता है जो आपकी तारीफ कर रहा है, ठीक है। वो जो सर्टिफिकेट है वो स्पेसिफिक, चाहे वो आपके कंप्यूटर ट्रेनिंग में हो सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स में हो सकता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए हो सकता है। हाँ, अगर हम लोग पर्टिकुलरली जैसे बात करें एनजीओ सेक्टर की, तो एनजीओ में क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप समाज सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप खराब खाना बांट दें फ्री में, फटे कपड़े बांट दें, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और उस चीज़ को लोगों को बताना है कि हाँ, हम में वो ताकत है, हम जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और उनसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ होता है एनजीओज और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन का। बाकी अगर हम लोग प्राइस की बात करें, वो पे करते हैं, तो आप इस चीज़ से खुद ही अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर 1500 रुपये में आपको सर्टिफिकेट मिल रहा होता तो वो बॉडीज़ का फीस नहीं लेती है। और जो एक जैसे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट का कोई ये सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। प्राइवेट एक इंडिविजुअल बॉडी होती है जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, वो आपको सर्टिफाई करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 1500 रुपये में आपको ऐसा सर्टिफिकेशन जो क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो शायद ही ना मिले। बाकी मैं कह नहीं सकता क्योंकि हम लोग ही जो सर्टिफिकेशन बॉडी यूज़ करते हैं पे करते हैं। जी, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 12वे ATG नई संस्था ले सकती है। ये एक नारी शक्ति निकेतन है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 12वे ATG क्या नई संस्था ले सकती है। उनकी संस्था जो है अभी रिसेंटली उन्होंने 2 महीने पहले ओपन किया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर।
प्रोवाइड करें हमें? तो देखिए, जैसे कि अभी आपने बोला 12A ATG क्या नई संस्था ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है कि आप देखिए, मान लीजिए आपकी फाइल इनकम टैक्स में जाती है, 12A ATG आपने अप्लाई किया और फाइल आपकी इनकम टैक्स में जाती है। अगर आपने संस्था आपकी नई है, आपने कुछ काम ही नहीं किया है, तो ऑब्वियस ही बात है वो शैल बी रिजेक्टेड, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगी। वो पॉसिबल 100% चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने काम किया है, एनजीओ की आपकी प्रोफाइल मजबूत है, ठीक है, तो बहुत सारे स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको 12A ATG का जो सर्टिफिकेशन होता है वो ग्रांट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एकदम से बात करें, आपने कल ही संस्था को रजिस्टर किया है, आप तुरंत अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली जो पैन कार्ड होता है, बैंक अकाउंट होता है, बाकी जो छोटे छोटे एनजीओ दर्पण है, जैसे आपके स्टैंड करने के लिए, जैसे ISO हम लोग हैं, तो 1 महीने का समय तो यही हो जाता है आपको एक बेस तैयार करने में। और नॉर्मली अगर आप 4, 5, 6 महीने से अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप रोज काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो हाँ, उन सर्टेन केसेस में आपको 12A ATG का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में एक मैम थी, मैम ने पूछा था मुझसे कि जो है क्या 5 से 6 लाख रुपए का टर्नओवर होना चाहिए 12A ATG अप्लाई करने के लिए? मान लीजिए संस्था 6 महीने पुरानी है, काम भी किया है, लेकिन 5 से 6 लाख रुपए का टर्नओवर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली टर्नओवर का यहाँ पे कोई बात ही नहीं होता है कि अगर किसी संस्था का 10, 20 हज़ार, 30 हज़ार का भी टर्नओवर है तो उसको भी 12A ATG मिलता है। और सबसे मेन चीज़ होता है आपने क्या काम किया है। सिर्फ टर्नओवर यहाँ पे मायने नहीं रखता है, आपके काम। 12A ATG का मेन उद्देश्य ये होता है कि आप अपनी संस्था द्वारा समाज सेवा कर सकें, और जो टैक्स रिबेट्स मिलती हैं इनकम टैक्स के द्वारा, तो वहाँ से वो आपको फायदे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोगों के टर्नओवर होना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं होता। आप कागजी कार्रवाई चाहे कितनी कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ग्रास रूट पे काम नहीं किया है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ सकती हैं। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे 12A ATG अभी जो रिन्यूअल है, या फिर अभी जो नया वाला 12A ATG आया हुआ है, तो उस पर कुछ आप मतलब इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए, 12A ATG के बारे में जो पिछले साल हम लोग एक आया था ना, जो अचानक से लोगों को लगा था कि हम लोगों की संस्थाएं बंद हो जाएंगी। उन लोगों को एक्चुअली ये हुआ था कि संस्था चलाने के लिए उन्हें संस्था का रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आप क्लियर कर लीजिए, आपको 12A ATG का रिन्यूअल चाहिए। बहुत सारे लोग अभी तक इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि उनको संस्था का रिन्यूअल करवाना है। तो आपको संस्था का रिन्यूअल नहीं कराना है, आपको 12A ATG। हाँ, ये अमेंडमेंट आया था, जो हमारा पिछला बजट आया था 31 मार्च को, तब ये कहा गया था 1 अप्रैल से आपको रिन्यूअल कराना होगा 12A ATG का, ठीक है। उसकी लास्ट डेट दी गई थी, पहले जून दी गई, फिर उसको एक्सटेंड करके सितंबर किया गया, अभी वो एक्सटेंड हो गया, फिर दिसंबर होती है, अभी वो मार्च हुई। तो हो सकता है पॉसिबली ये एक्सटेंड अभी और हो, क्योंकि अभी भी आज के समय में भी हमारे पास, जैसे आपने बताया, कॉल्स आ रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन्हें 12A ATG का रिन्यूअल भी कराना है। सर, तो ये बताइए कि जैसे 12A ATG का रिन्यूअल, ठीक है, तो क्या मतलब प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस देखिए, सेम प्रोसेस होता है जैसे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। आपने 12A जो फॉर्म 10A और 10G हम लोग जानते हैं, ठीक है, उनको फाइल करना होता है। अब गवर्नमेंट का मेन जो हमारी सरकार है, उसका बहुत अच्छा एक कदम है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनजीओ थी जिन्होंने 12A ATG का अभी सर्टिफिकेशन ले रखा है, काम वो कुछ भी नहीं कर रही थी, उनका सिर्फ पेपर पे है, ठीक है, आप वर्क कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब वो अपनी प्रोफाइल लेकर के जाएंगे तो हो सकता है उनको काम करना पड़े। इसी बहाने से हो सकता है आप अपनी संस्था द्वारा समाज सेवा करें, लेकिन आप उससे काम जरूर करें। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या मतलब जो संस्थाएं होती हैं उनको गवर्नमेंट 3 साल से पहले फंडिंग प्रोवाइड करती है कि नहीं? क्या गवर्नमेंट फंड लेने के लिए 3 साल पुरानी ही संस्था होनी चाहिए? ये दिव्यांगजन कल्याण समिति से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि MP में सिचुएटेड है ये एनजीओ, ठीक है। तो उनका ये क्वेश्चन है, उनका कहना है कि 3 साल से पहले हमें हमारी संस्था को एनजीओ की फंडिंग मिलेगी या नहीं, गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है या नहीं? मिलती है। देखिए, आपको कोई एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट फंडिंग है, आपको पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप काम करते हैं, आप समाज सेवा के लिए आए हैं, आप फंडिंग लेने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 1-2 साल तक आप काम करिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो 2 साल पुरानी एनजीओ को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यदि आप स्टार्टिंग से फंडिंग का मोटिव देखिए, फंडिंग आप काम करेंगे, फंडिंग मिलेगी, क्योंकि अगर आप समाज सेवा करते हैं और हमारी गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स निकालती है, तो ऐसा तो नहीं है कि फंडिंग नहीं मिलता है। उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ, आपको समाज सेवा कर रहे हैं। इनिशियली आपको फंडिंग अपनी पॉकेट से भी लगानी पड़ सकती है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। देखिए, समाज सेवा के लिए आपने एनजीओ ओपन किया, आपने पैसे कमाने के लिए ओपन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़
समझ जाना चाहिए। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे खुद के माइंड में है, ये है कि क्यों एनजीओज ही गवर्नमेंट फंडिंग के लिए अप्रोच करे, गवर्नमेंट क्यों नहीं अप्रोच करती है एनजीओज को फंडिंग के लिए? हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा है। अब देखिए, आपने बहुत सारी ऐसे एनजीओज का नाम सुना होगा जिनको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे आपने कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना है, उसमें क्या हुआ, उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो उनका एक छोटा सा कदम था, कह सकते हैं, जो आज इतना बड़ा बन चुका है कि उनको लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं। जो बाल चाइल्ड लेबर का नाम हम लोग जानते हैं ना, तो उसके प्रति उन्होंने अपनी एक एनजीओ ही शुरू की थी, ठीक है, और उनका एक काफ़ी सक्सेसफुल कदम है। अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, बहुत सारी एनजीओ ऐसी चल रही है, मैं पर्टिकुलरली अब एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पहले प्रूव किया, ठीक है, पहले उन्होंने अपने उस फील्ड में काम किया, उन्होंने दिखाया कि लोग उन्हें जान चुके थे। तो और बहुत सारे ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने बुला करके उन्हें पुरस्कार दिए, उनको फंडिंग दी, उनको जगह दी, ठीक है, ज़मीन भी दी, पैसे दिए, मतलब जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती थी वो की। तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या इशू आता है कि एनजीओ बनाते ही हम लोग फंडिंग के लिए है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि हमारे पड़ोसी हैं वो एनजीओ चला रहे हैं, उनके पास ये प्रोजेक्ट चला है, चलिए हम भी एनजीओ खोल देते हैं। तो मेन मोटिव आपको क्या रखना है, समाज सेवा का, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में जो दे रहा हूँ इसको ध्यान में रखना है जब भी कोई आप एक एनजीओ रन करें। एनजीओ को बहुत सारी गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं और काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है, तो उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ये मतलब आस्था ग्रामीण महिला सेवा संस्थान का क्वेश्चन है और ये हमारे यूपी से ही हैं, ठीक है। तो उनका बेसिकली ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतना पेमेंट दे दीजिए और हम जो है आपको ये ग्रांट दिला देते हैं। कोई CSR फंडिंग है तो उनको मिसगाइड किया जाता है कि विदाउट 12 ATG आपको CSR मिल जाएगा। तो इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा हमें रूबरू कीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल। देखिए, जानकारी की बात है तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको जानकारी मिलती ही रहती है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उनमें थोड़ा सा खुद देखिए कि आखिर वो प्रोजेक्ट है भी, करेंटली आया है। अब हम लोग भी एक कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी भी एक कंसल्टेंसी है जो मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है संस्थाओं को, ठीक है। लेकिन हम लोगों के प्रोसेस है, अगर देखिए फी एक कंपनी रन कर रही है तो वो अपनी फीस, सर्विस फीस चार्ज करेगी, लेकिन उसके जो साथ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप खुद रिव्यू करिए। अगर कोई पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप जानिए कि वो संस्था का जो प्रोजेक्ट जाना है वो ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है, उस चीज़ पे थोड़ा सा देखिए। अगर ऑनलाइन जाना है तो उसकी आपको एक कहीं ना कहीं पोर्टल मिलेगा आपको, या उसकी लॉगिन आईडी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके का एक आपको खुद थोड़ा सा जानकारी रखना ज़रूरी है। अब जैसे गाइडेंस की आप बात कर रहे हैं तो गाइडेंस के लिए क्या होता है, मोस्टली मुझे तो लगता है शायद 90% एनजीओज को जानकारी ही नहीं होती है कि क्या प्रोजेक्ट होता है, हमें एनजीओ को क्या रन करना है। तो एक एक्सपर्ट की, एक प्रोफेशनल की उन्हें आवश्यकता होती है। लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, अपने दिमाग से, अपने ही तरीके से, ये अच्छी भी बात है, लेकिन एक तरीके से अगर आपको जब तक प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिलेगा तो शायद आप अपनी, चाहे बिजनेस हो चाहे वो एक एनजीओ, उसको आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मतलब ये था कि कुछ लोगों को ये होता है कि इतने पैसे दे दीजिए, आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए और हम आपको CSR प्रोजेक्ट दिला देंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। CSR क्या होता है, आप पहले CSR के बारे में जानिए। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनकी जो बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस है, ठीक है, टाटा है, तो इस सब का क्या होता है, 500 करोड़ से जिनका भी टर्नओवर ज़्यादा होता है उनको वो 2% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए निकालते हैं, वो अपनी एनजीओज को वर्क करने के लिए देते हैं, ठीक है, जो हमारे एनजीओ सर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कोको कोला फाउंडेशन का आया, उन्होंने 5 साल पुरानी संस्था मांगी थी जो स्पेशली लिवलीहुड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो उसी में उन्होंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। अब हर संस्था तो 5 साल पुरानी होगी नहीं, अगर होगी भी तो जरूरी नहीं है वो लिवलीहुड पर ही काम कर रही हो और उसका टर्नओवर 20 लाख 50 लाख हो। तो इस तरीके का ध्यान रखना होता है। प्रोजेक्ट ही मेन होता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, CSR में प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप वहाँ कंपनी में जाकर के अपनी प्रोफाइल नहीं बता रहे हैं। आपका जो एनजीओ का प्रोजेक्ट गया है उसमें जो प्रोफाइल है वही बता रही है कि आपकी संस्था क्या है और आप क्या है। रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें वेबसाइट मतलब URL मांग रहे हैं, तो क्या वेबसाइट होना ज़रूरी है? हाँ, हो सकता है 1 अप्रैल से ये कंपलसरी भी कर दिया जाए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि एनजीओ की वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए आज के समय में जैसे डिजिटल इंडिया का जो टाइम आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि हाँ, हम लोग हर जगह अपने पेपर्स लेके नहीं जा सकते। एक छोटा सा एक वैलिड रीज़न मैं आपको अगर दूं तो यही है कि हम लोग हर जगह अपना पेपर लेकर के तो नहीं जा सकते। आपकी इतनी मोटी फाइल होती है संस्था की, हमने बहुत सारे काम किया है, तो एक वेबसाइट ही एक आपके पास ऑप्शन है, आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सारे काम शो कर सकते हैं। आप अपने न्यूज़पेपर कटिंग्स अपलोड कर सकते हैं, आप अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सारी जानकारी दे सकते हैं, आपकी एम क्या है, विजन क्या है, वो सारा वहाँ पर आप एक अपनी जानकारी सिर्फ एक क्लिक में, जैसे कहते हैं ना ऑनलाइन, वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए वो एक बेटर ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है। जो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSR और गवर्नमेंट फंड में क्या बेस्ट है? ये आध्यात्मिक ग्रामीण एवं विकास
सेवा संस्थान से पूछा गया ये क्वेश्चन है कि सीएसआर और गवर्नमेंट फंडिंग में मतलब क्या डिफरेंस है और इसमें बेस्ट कौन सा है? देखिए, दोनों सीएसआर और गवर्नमेंट फंडिंग दोनों अपनी जगह एक रोल रखते हैं, ठीक है। बड़े फंड्स जो होते हैं वो सीएसआर में आपको मोस्टली मिल जाएंगे। जो छोटे फंड्स हैं 5 लाख से 5 करोड़ तक के, वो गवर्नमेंट तक में आपको मिल सकते हैं। अब उससे एवब आपका प्रोजेक्ट है कि आप चाहते हैं पूरे इंडिया में काम करें, तो 10-5 करोड़ का फंडिंग मुझे नहीं लगता कि इनफ है आप पूरे इंडिया में कोई वर्क कर सके, ठीक है। उसके लिए आपको बड़े फंडिंग की नीड होगी, बड़े जो रिसोर्स होते हैं उनकी नीड होगी, तो उसके लिए आपकी एनजीओ की प्रोफाइल भी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सीएसआर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। और अगर आप चाहते हैं आपकी इनिशियल स्टेज है, छोटे प्रोजेक्ट्स आप रन करना चाहते हैं, आप समाज सेवा करना चाहते हैं, सरकार की मदद से द्वारा एक लिंकअप रखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सबसे बेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट में भी ट्रेनिंग और हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। जो नई संस्थाएं हैं जिनकी प्रोफाइल ठीक ठाक है और वर्क कर रहे हैं, वो अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा। ओके जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मतलब ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, 12वे एटीजी बिना सीएसआर के मतलब 12वे एटीजी के बिना सीएसआर फंड मिल सकता है कि नहीं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ही यही होता है कि क्या हमारे पास 12वे एटीजी नहीं है, हम तो सीएसआर के लिए बेसिकली उनका क्वेश्चन ये भी होता है कि 12वे एटीजी नहीं है तो क्या हमें गवर्नमेंट का फंड मिलेगा? प्रेरणा वेलफेयर सोसाइटी से पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, झारखंड में है ये। तो बेसिकली उनका ये क्वेश्चन था कि मतलब किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा 12वे एटीजी तो हमारे पास है नहीं, तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो सीएसआर प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली मोस्टली 90% से भी ज़्यादा कंपनियां प्रेफर करती हैं कि आपके पास 12वे और एटीजी हो। उसका एक कारण है, 12वे एटीजी होता है टैक्स रिबेट के लिए। सीधा सी बात मैं आपको बताऊँ, आपकी अगर संस्था है, आपको मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए मिलता है, 10 करोड़ में से अगर 3-4 करोड़ रुपए आप सिर्फ टैक्स ही दे रहे हैं, तो आप काम क्या करेंगे? आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट ही अगर 10 करोड़ है, आपने कहा 10 करोड़ में मैं 1000 लोगों को अवेयर करूंगी पूरे इंडिया में, ठीक है, और उस 10 करोड़ में से 3-4 करोड़ रुपए आपने सिर्फ टैक्स दे दिया, जीएसटी दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया, जो भी आपने पे किया, टैक्स पे किया। लेकिन अब ये बताइए 5-6 करोड़ रुपए में क्या आप अपने उस प्रोजेक्ट को सही से जो आपने सोचा है कर पाएंगी? ठीक है, तो सर इसी से जैसे उनका बेसिकली क्वेश्चन ये भी था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए 12वे एटीजी उनके पास नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो एलिजिबल है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में 99% तक में 12वे एटीजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 12वे एटीजी का क्या रोल होता है एनजीओज में? देखिए, 12वे एटीजी का रोल तो यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स से रिबेट मिल जाती है आपको। बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं, आपको डोनेशंस मिलती है। अगर आपका मेन पर्पज है समाज सेवा करना, अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स ही पे कर देंगे तो आप काम क्या करेंगे? तो एक पर्पज़ यही होता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफसीआरए का क्या महत्व है और क्या नई संस्थाओं को ये एफसीआरए मिल सकता है, ये सुनहरे कल की पहल, ठीक है, उनका क्वेश्चन है महाराष्ट्र से। तो एफसीआरए के बारे में ये डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए, एफसीआरए का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, 2010 है। अभी इसका अमेंडमेंट आया था लेटेस्ट सितंबर 2020 में। इसमें बोला गया था कि आपको जो आपका बैंक अकाउंट है, संस्था का जो बैंक अकाउंट है, वो मेन ब्रांच है हमारी एसबीआई की, वहाँ होना जरूरी है। एनडीएमबी न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में होना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफसीआरए का मतलब ये होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या आप काम करना चाहते हैं फॉरेन से कोलैबोरेट करके, तो वहाँ पे आपको एफसीआरए का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक। बहुत सारे एलन फाउंडेशन है, गुप्ता फैमिली फाउंडेशन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं जो एफसीआरए रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे एफसीआरए होना आपका मैंडेटरी है। अब बहुत सारे लोगों को शायद कन्फ्यूज़न यही है कि हमारी संस्था 2 साल पुरानी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आप समझ लीजिए, कम शब्दों में आप समझ जाएंगे कि 3 साल पुरानी संस्था हो आपकी, कम से कम 10 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, और काम आप कर रहे हो, सिर्फ कागजों पे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में अकाउंट आपको ओपन करवाना ही पड़ेगा। बहुत ठीक है, अभी जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, वो है शुरुआत में एनजीओ मतलब काम करने के लिए कहाँ से फंड इकट्ठा करें? ये आस्था वेलफेयर सोसाइटी गुजरात से हैं। उनका क्वेश्चन है कि जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने एनजीओ स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो बेसिकली हाँ, इस क्वेश्चन से सब लोग रिलेट करते होंगे कि कितना फंडिंग, कोई अपना कितना फंड लगा सकता है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने एनजीओ स्टार्ट किया, समाज सेवा की भावना है उनके अंदर, लेकिन वो कहाँ से फंड इकट्ठा करें, अपने फंड से कितना कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, एक चीज़ आपको पहले समझना है कि जब आपने एनजीओ शुरू की थी, हो सकता है 4 मेंबर हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में आपने कहा था हम अपने लोग मिल करके समाज सेवा करेंगे। देखिए, चाहे आप 10,000 रुपये के लिए सोशल वेलफेयर में काम करें, चाहे आप 10 लाख का करें,
आपका जो बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभ मिल रहा है, हो सकता है 10,000 में 10 को मिल पा रहा हो, 10 लाख में 100 को मिल पा रहा हो, ठीक है, लेकिन आप समाज सेवा कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट फंडिंग की तरफ बात करते हैं, CSR या गवर्नमेंट फंडिंग, तो वो एक ऑप्शन होता है आप अपनी एनजीओ को ग्रो कर सके। अगर आप समाज सेवा ही करना चाहते हैं तो आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं, आप अपनी पब्लिक फंडिंग है, क्राउड फंडिंग आज के समय में बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शन है, आप अपने नॉर्मली अपने जो एक सर्कल है आपका, वहाँ पे आप बताइए अपने जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उनमें लोगों को बुलाइए, ठीक है। तो जब तक देखिए आपकी संस्था के बारे में लोग जानेंगे नहीं, तब तक फंडिंग और जो डोनेशंस हैं वो मिलना बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कब तक, सही बात है, ये बात भी ठीक है कि कब तक 10 लोग मिलकर करेंगे, तो आप उसमें एक टीम बनाइए, आप अपने वॉलंटियर्स को ऐड करिए, आप दिखाइए कि आप संस्था में सही में समाज सेवा करना चाहते हैं। तो फंडिंग की शायद इस जो क्वेश्चन है, इस इनिशियल फंडिंग की आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। हाँ, अगर आप अपनी एनजीओ ग्रो करना चाहेंगे बाद में, जब आपको लगे कि हाँ ठीक है अब हमें ग्रो करना है, हमने डिस्ट्रिक्ट में काम कर लिया, अब अपने स्टेट में करना है, फिर अब नेशनल लेवल पे जाना है, तो आप गवर्नमेंट फंडिंग्स की तरफ जाइए, CSR प्रोजेक्ट्स की तरफ जाइए, आप एफर्ट्स कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन रहेगा। और हाँ, प्रोजेक्ट प्रपोजल जैसे कि मैं बोलता हूँ वही सबसे ज़्यादा मेन होता है, वही जाके डिपार्टमेंट में बोलता है आप क्या हैं, आपकी संस्था क्या काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंडेटरी प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम खुद ही अप्लाई कर देते हैं, एक सिंपल फॉर्म ही तो है, लेकिन उस फॉर्म के साथ जो अटैचमेंट्स आती है वहाँ पे वो प्रोजेक्ट का होना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो अटैच ही नहीं करते हैं, फाइल रिजेक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट आपको बताने नहीं आएगा कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, सिर्फ अप्रूवल के लेटर्स आपके पास आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए तो बेहतर रहेगा। तो सिर्फ प्रोजेक्ट प्रपोजल हमने बना लिया और सबमिट कर दिया, क्या उससे हमें फंड मिल जाएगा? नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट प्रपोजल बना लेने से आपको फंड नहीं मिल जाता है। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद कि अब क्या करें। तो उसका जवाब हमारी कंसल्टेंसी के पास है, कॉल करिए, जो आपके स्क्रीन पर नंबर है, हमारी तरफ से आपको सपोर्ट पूरी दी जाएगी। जो भी देखिए हम लोग सर्विस चार्ज पे लेते हैं वो बहुत ही नॉमिनल होते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बाकी जो हम लोगों के वीडियोस हैं यूट्यूब में, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, तो वो एक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।